Hello everyone, welcome to Stray Shortcuts. Your study becomes easier. लास्ट लेक्चर में हमने टैक्स कलेक्टेड जो है वो ट्रांजेक्शन देखी थी जो कि हमारी 29th ट्रांजेक्शन थी और हम कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन्स विच आर इफेक्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टुगेदर. सो इन दिस हमने डिटेल में बहुत कुछ समझ चुके हैं. बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स अब तक हम कर चुके हैं डिटेल में समझते हुए. तो अभी हम जो है नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं 30th ट्रांजेक्शन से लेकर आगे जो हम ट्रांजेक्शन्स अब करने वाले हैं उन सभी को हम शॉर्ट में इस तरह से समझेंगे ताकि ट्रांजेक्शन को पढ़ते ही हमें ये जो है समझ में आए कि कौन से एलिमेंट्स है वो इफेक्ट होने वाले हैं और वो चीज़ जो हमें शॉर्ट में जो है चीज़ समझ में आए कि क्या चीज़ इंक्रीज़ होने वाली है, कौन सा एलिमेंट डिक्रीज़ होने वाला है. तो उसको शॉर्ट में समझते हुए अब चीज़ों को करेंगे क्योंकि अगर हम डिटेल में हर एक चीज़ लिख कर करेंगे तो फिर शॉर्ट में एकदम से माइंड में वो चीज़ जो है वो नहीं आएगी. ऐसा ही होगा कि लिख कर करेंगे जब पूरा डिटेल में तभी समझ में आएगा. लेकिन हमें कहाँ जाना है, हम कोई भी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं क्विकली हमारे माइंड में जो है वो आंसर आ जाए कि हाँ इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट इस एलिमेंट पर होने वाला है. तो ये चीज़ भी अब हमें आनी चाहिए. तो बढ़ते हैं अगली ट्रांजेक्शन पर जिसमें हम करने वाले हैं. ट्रांजेक्शन है हमारी 30th ट्रांजेक्शन, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. एडवांस रिसीव्ड यानी कि कुछ ऐसे पैसे जो हमें एडवांस में मिल गए हैं हमारे कस्टमर से फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, कि हमें उसको सप्लाई करनी है गुड्स की और उसके बदले जो हमें पैसे थे वो कस्टमर ने हमें एडवांस में दे दिए हैं. अब हमारी इनकम होनी थी वो हमें एडवांस में मिल चुकी है. कैश आया हमारे हाथ में, कैश आ चुका है तो कैश क्या है हमारा एसेट है. तो कैश एसेट इंक्रीज हो जाएगा, हमारे हाथ में आ चुका है. लेकिन क्योंकि अब हमने इनकम ले ली है, हमने सामने वाले से पैसे पकड़ लिए हैं किस चीज़ के, गुड्स की सप्लाई के लिए. तो दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी बन जाती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि हम उसको गुड्स की सप्लाई कर दें क्योंकि उसके बदले एडवांस हम ले चुके हैं. तो जहाँ पर हमारा एसेट यानी कि कैश इंक्रीज हुआ वहीं पर हमारी लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज हुई एडवांस इनकम के रूप में. ठीक है, जो इनकम हमें मिल गई है, जो कैश हमें मिल गया है तो वो तो एसेट हो गया. लेकिन जो एडवांस इनकम है वो हमारी लायबिलिटी बन गई है. क्यों? क्योंकि उसके बदले हमें गुड्स जो है वो सप्लाई करनी होंगी. तो इस तरह से जैसे यहाँ पर कैश इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुए, वैसे ही लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज हुई और सेम अमाउंट से इंक्रीज होंगी. क्योंकि एसेट और लायबिलिटी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के दो अलग अलग तरफ रहती है, यानी कि एक तरफ एसेट होता है और दूसरी तरफ लायबिलिटी होती है. इसीलिए जब ये दो एलिमेंट्स यानी कि दो एलिमेंट्स जो दो तरफ से हो, एक लेफ्ट साइड से हो एक राइट साइड से हो, तो वो दोनों सेम अमाउंट से या तो इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं. तभी जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस्ड रहेगी. ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है जैसे हमने 27 नंबर पर ट्रांजैक्शन की थी. तो इसको मैंने डिटेल में फिर से दोबारा नहीं लिखा, पूरा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि 27 नंबर ट्रांजैक्शन ऑलरेडी इसके रिलेटेड हम कर चुके हैं कि जब भी हमें कैश मिल जाता है पहले से एडवांस में मिल जाता है, रीज़न कोई भी है, पहले हमने बोरो किया था लेकिन इसमें हमने क्या कस्टमर से हमें मिला है क्योंकि गुड्स हमें उसको देनी है. तो कैश आया, एसेट इंक्रीज़ हो जाता है तो वहीं हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है. वहाँ पर जो पैसे वापस करने की लायबिलिटी थी तो यहाँ पर गुड्स की सप्लाई करने की लायबिलिटी है. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी 31st ट्रांजेक्शन, चेक इशू टू सप्लायर्स डिसऑनर्ड. तो चेक इशू करा है हमने टू सप्लायर डिसऑनर्ड. तो सप्लायर वो होता है जिससे हमने गुड्स ली हैं, उसको पैसे तो हमने दिए नहीं, हमने उसको कहा कि हाँ हम चेक दे देते हैं और चेक उसको जो दिया कि जाकर बैंक से पैसे ले आना, तो वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. जब सप्लायर गया बैंक के पास तो उन्होंने, बैंक वालों ने कहा कि आपका तो जो चेक जो है जो आप लेकर आए हो वो डिसऑनर हो गया, यानी कि आपके बैंक में यानी कि जिस अकाउंट में से आप पैसे निकलवाना चाहते हैं वहाँ पर तो पैसे ही नहीं है, तो चेक हो गया डिसऑनर. अब देखो जब हमने यहाँ पर बैंक के लिए चेक इशू किया था सप्लायर को, तब हमने अपने जो है बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया होगा कि हमने सप्लायर को चेक इशू कर दिया, तो हमने अपने जो है अपने बिजनेस में आकर अपने बैंक अकाउंट में से पैसे माइनस कर दिए होंगे तब, कि हमने तो चेक इशू कर दिया, अब वो सप्लायर जाके पैसे निकलवा लेगा और हमारे बैंक में से उतने पैसे माइनस हो जाएंगे. तब हमने क्या किया होगा, बैंक में से उतने पैसे माइनस कर दिए होंगे. अब जब चेक हो चुका है डिसऑनर, तो चेक तो डिसऑनर हो गया, दैट मीन्स बैंक में से तो पैसे निकले ही नहीं, तो बैंक अगेन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. जो हमने जिस पैसे से उसे माइनस किया था वो अगेन हमें उसमें ऐड बैक करने पड़ेंगे क्योंकि निकलवाए तो गए ही नहीं पैसे. तो बैंक में जो कि हमारा एसेट है, बैंक अकाउंट हो कैश अकाउंट हो, हमारा एसेट होता है तो वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसमें अमाउंट ऐड बैक कर देंगे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. अब क्योंकि पैसे हमने उसे नहीं दिए क्योंकि हमारा चेक डिसऑनर हो चुका है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको पैसे देने ही नहीं है, पैसे देने हैं, तो हमारी लायबिलिटी फिर से इंक्रीज हो गई क्योंकि अभी तक तो उसकी पेमेंट हुई ही नहीं सप्लायर की. तो लायबिलिटी दैट मीन्स लायबिलिटीज़ में कौन इंक्रीज हो गया, हमारे क्रेडिटर्स फिर से इंक्रीज हो गए, यानी कि हमारे अकाउंट का नाम क्या होगा,
क्रेडिटर से हमारा अकाउंट होगा। डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं वो डिटेल में हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं तो आप जो है हमारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। तो क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने की। सो यहाँ पर हमारे एसेट्स भी इंक्रीज़ होंगे और लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगे। सो हमारी ट्रांजेक्शन थी चेक इशू टू सप्लायर डिसऑनर। तो हमारा चेक जब डिसऑनर होता है तो माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि जो हमने बैंक अकाउंट में अमाउंट माइनस की थी वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो गई होगी। और जहाँ पर हमारा चेक डिसऑनर हो जाता है वहीं पर साथ में हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई होगी पेमेंट करने की। तो ये जो है दो अकाउंट्स आपके माइंड में एकदम आ जाने चाहिए जब आप इस ट्रांजैक्शन को पढ़ें। इसके रिलेटेड जो है हम अपनी 17th ट्रांजैक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। चेक क्या होता है, इशू करने पर क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं, डिसऑनर होने पर क्या ट्रांजैक्शंस होती है। ऐसे ही बिल को भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि बिल इशू करने पर क्या ट्रांजैक्शंस होती है, उसके डिसऑनर होने पर क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं। उनकी वीडियोज़ का लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। आप डिटेल में उस चीज़ को देखें, समझें। और ये जो चेक इशू टू सप्लायर डिसऑनर है बहुत ही ईजी ट्रांजेक्शन है। जैसे ही चेक डिसऑनर होता है हमारा बैंक अकाउंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से दो जो एलिमेंट्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। तो इससे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी 32 नंबर ट्रांजेक्शन। तो वो है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। कैश पेड, कैश दे दिया गया है, पे कर दिया गया है, किसको किया, क्रेडिटर्स को किया। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिससे हमने सामान लिया लेकिन हम उनको उसी वक्त जो है वो पेमेंट नहीं करते, उनसे उधार पर सामान लेते हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। अब कोई ऐसे क्रेडिटर्स थे जिनसे हमने सामान ले लिया था लेकिन पेमेंट हमने तब नहीं की थी लेकिन अब कर दी है। कैश पे टू क्रेडिटर्स, कैश पे कर दिया तो कैश पे किया यानी कि कैश निकला होगा हमारे हाथ से। जब कैश माइनस हुआ तो कैश कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, तो वो भी डिक्रीज हो गया। तो एसेट अकाउंट हो गया डिक्रीज। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, जो हमारी लायबिलिटी थी पहले उनको पेमेंट करने की हमने अब तक नहीं की थी, अब वो पे कर दी है यानी कि हमारे सर से हमारी लायबिलिटी खत्म। तो लायबिलिटी भी खत्म यानी कि लायबिलिटी भी डिक्रीज। क्रेडिटर्स का अकाउंट जो हमने क्रिएट कर रखा होगा वो भी माइनस हो जाएगा यानी कि डिक्रीज हो जाएगा उतनी अमाउंट से जितना हम उसको पे कराए हैं। तो जहाँ पर हमने कैश पे किया क्रेडिटर्स को, कैश के कम होने से एसेट्स भी कम हो गए, डिक्रीज हो गई, और वहीं पर हमारी लायबिलिटी भी खत्म हो गई, वो भी डिक्रीज हो गई। तो दो मेन एलिमेंट्स जो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों इफेक्ट होंगे और सेम अमाउंट से डिक्रीज हुए हैं तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बैलेंस्ड रहेगी। और इसी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हम 25th ट्रांजैक्शन जो है डिटेल में पूरी समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर उसे देखें। इसीलिए मैंने कहा है कि हमने डिटेल में पूरा लिख लिख के पूरी फुल जो है वो हम ट्रांजैक्शन देख चुके हैं। अब उसी के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको जो है प्रैक्टिस हो जाए कि ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपको शॉर्ट में ये समझ में आए कि हाँ कौन से दो एलिमेंट्स वो इफेक्ट होंगे और उनमें क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा। और 25th ट्रांजैक्शन इससे रिलेट करती हुई ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी 33rd ट्रांजैक्शन विच इज़ good returns to suppliers which was purchased on credit। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, गुड्स हमने वापस कर दी हैं सप्लायर को विच वॉज परचेज ऑन क्रेडिट। अब देखिए ऊपर ही देख लीजिए, हम क्रेडिटर्स थे, कुछ हमारे जो हैं किसी दुकानदार से हमने सामान लिया, गुड्स लिया और उसको हमने उसी वक्त पैसे नहीं दिए थे तो वो हमारे क्रेडिटर्स बन गए थे यानी कि हमने क्रेडिट पर सामान परचेज किया था। लेकिन अभी हमें वो गुड्स जो है वो नहीं पसंद आई तो हमने गुड्स जो है सप्लायर को रिटर्न कर दी हैं। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स विच वॉज परचेज ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पर परचेज किया था, पैसे नहीं दिए थे लेकिन गुड्स हमें पसंद नहीं आई तो गुड्स हमने वापस कर दी सप्लायर को। अब कौन से एलिमेंट्स इसमें इफेक्ट होंगे और कैसे? देखो, गुड्स आई हुई थी हमारे बिजनेस में लेकिन हमने उसको रिटर्न कर दिया तो गुड्स मतलब स्टॉक अकाउंट। अब वो जब हमने माइनस कर दिया यानी कि उसको वापस कर दिया तो माइनस होगा। स्टॉक अकाउंट यानी कि हमारा एसेट अकाउंट वो हो जाएगा डिक्रीज। उसके बाद जो हमारी उसको पेमेंट करनी थी, सप्लायर को पेमेंट करनी थी क्योंकि हमने उससे गुड्स ली थी लेकिन अब तो गुड्स पसंद नहीं, गुड्स कर दी रिटर्न, तो क्या हमारी पेमेंट करनी बनती है उसको? नहीं, तो हमारी लायबिलिटी भी खत्म, तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्रेडिटर्स अकाउंट बना होगा वो भी माइनस हो जाएगा, राइट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट भी माइनस हो जाएगा। तो जहाँ पर हमारा स्टॉक डिक्रीज हो गया गुड्स को वापस करने से, वही हमारी उसको पेमेंट करने की जो लायबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जहाँ पर एसेट डिक्रीज हुए उतने ही अमाउंट से सेम हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी और इस तरह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी। और कौन से दो मेन एलिमेंट इसमें इफेक्ट हुए? एसेट और लायबिलिटी। स्टॉक अकाउंट हमारा एसेट होता है और क्रेडिटर्स जो है हमारी लायबिलिटी होती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं कि स्टॉक एसेट होता है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, अगर ये भी आपको नहीं पता है अभी तक तो आप प्लीज़ इससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की डिटेल वीडियोस बनी हुई हैं, लिंक आई बटन पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा, उसको डिटेल में देखें समझें।
नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी 34th ट्रांजेक्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। देखिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे एडवांस इनकम जो होती है, प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो या फिर हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, तो ये सब जो टर्म्स हैं उसके बारे में काफ़ी जो है कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को, उन्हें नहीं पता चलता ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो इसके रिलेटेड इसको बहुत अच्छे से, इन सभी 4 टर्म्स को मैंने अच्छे से क्लैरिफाई किया है एक वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, उस वीडियो को देखो, इन सभी टर्म्स को बहुत अच्छे से समझो और तभी इसके रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो आप करना। तो ठीक है, आई होप मैं यहाँ तक आपको ये समझ कर चलूँगी कि आपने वो वीडियो देख चुके हैं और आपको वो चीज़ समझ में आती है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो, वर्ड से पता चल रहा है आउटस्टैंडिंग, जो अभी पूरे ना किए गए हों एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पे करने होते हैं हमें अपने, लेकिन आउटस्टैंडिंग है यानी कि अभी तक पे नहीं किए हैं। तो एक्सपेंसेस पे करना, हमारी किसी को उसके खर्चे देना, यानी कि हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, हमारी देनदारी होती है। अब वो हमने की नहीं है तो लायबिलिटी है हमारी, जो अभी तक हमने पे नहीं की थी, लेकिन अब पे कर दी है। पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। पेड का मतलब होता है हमने दे दिए। देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको 2 वर्ड बता देती हूँ, पेड और पेबल। यहाँ पर 2 वर्ड होते हैं, पेड और पेबल। पेबल का मतलब होता है जो पे करने के लायक है लेकिन अभी किया नहीं है। एक ऐसी एक्सपेंस, ऐसी लायबिलिटी जो हमें करनी है लेकिन अभी तक की नहीं है, उसे हम पेबल कहते हैं। पेड का मतलब होता है पे कर दी है। पेड का मतलब होता है पे कर दी है, पैसे दे दिए हैं। तो आई होप आपको ये जो सारे टर्म्स होती हैं इनकी तो आपको वीडियो जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर देखिए और समझिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, वो सब चीज़ें क्या होती हैं। और पेड और पेएबल का भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। और यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। तो हमारे एक्सपेंसेस थे, हमने पे कर दिए। अब पे कर दिए तो कैश चला जाएगा, कैश चला गया यानी कि कैश माइनस। कैश होता है एसेट अकाउंट, तो एसेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब कैश चला गया है यानी कि पेमेंट हमारी जो बनती थी वो हमने कर दी, तो लायबिलिटी भी खत्म हमारे सर से, तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और लायबिलिटी में कौन सा अकाउंट बना होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग को हम इस तरह शॉर्ट में लिख लेते हैं, O/S करके। तो इस तरह से हमारा जो है वो अकाउंट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी माइनस हो जाएगा। तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैश भी चला गया और लायबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बैलेंस रहेगी और सेम अमाउंट से 2 मेन एलिमेंट्स जो है हमारे एसेट और लायबिलिटीज वो इफेक्ट होंगी। नेक्स्ट हम अपनी करने वाले हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि है बोरोड मनी रीपेड। तो जो मनी हमने बोरो की थी, जो कि हमने ट्रांजेक्शन देखी थी, ट्रांजेक्शन नंबर 28, वहाँ पर हमने कैश बोरो करने की ट्रांजेक्शन देखी थी। अब जो मनी हमने बोरो की है उसको रीपे किया है, उसको लौटा दिया है। तो पहले मनी बोरो की थी, पैसा आया था, लेकिन अभी हमने रीपे कर दी है तो पैसा चला जाएगा, तो कैश माइनस हो जाएगा और एसेट हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। कैश के माइनस होने से हमारे एसेट डिक्रीज हो जाएंगे। अब क्योंकि जब हमने बोरो किसी से पैसे उधार लिए थे तो उसको पे करना हमारी लायबिलिटी होती है। अब जब हमने पे कर दिया है तो लायबिलिटी भी खत्म, तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और लायबिलिटी साइड में हमने अकाउंट किस नेम से होगा, हमारा लोन अकाउंट, क्योंकि लोन लिया था हमने, किसी से पैसे उधार लिए थे, तो लोन अकाउंट जो है वो माइनस हो जाएगा, जिससे हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बोरो मनी करने पर कौन से दो जो हैं एसेट और लायबिलिटीज कैसे इंक्रीज हुए, और बोरो मनी रीपे करने से कैसे एसेट और लायबिलिटीज हमारे डिक्रीज होते हैं। तो ये 2 ट्रांजेक्शन हमने देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कलेक्टेड टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट। पहले हमने टैक्स कलेक्ट किए थे हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 29 में, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, टैक्स कलेक्ट कर लिए थे कस्टमर से ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब वो पैसे जो हैं हमने गवर्नमेंट को पे करने हैं, तो अब हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है। पहले टैक्स हमारे पास कलेक्टेड था, हमारे बिजनेस में वो पैसा पड़ा हुआ था, लेकिन हमने अब वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो गवर्नमेंट को जब हमने पे किया तो कैश हो जाएगा हमारे बिजनेस में से माइनस। अब क्योंकि कैश अकाउंट क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा। अब पे करना हमारे पर एक लायबिलिटी थी, तो जब हमने पे कर दिया तो लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और कौन सा अकाउंट होगा, टैक्स कलेक्टेड नाम से अकाउंट होगा, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर टैक्स कलेक्टेड अकाउंट डिक्रीज हुआ तो लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो गई। तो इस तरह से जो कलेक्ट किया हुआ टैक्स था, जब वो आया तब हमारी एसेट भी इंक्रीज हो गए थे, लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गए थे। लेकिन अब हमने वो गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो कैश भी माइनस, एसेट डिक्रीज, टैक्स कलेक्टेड भी माइनस, तो लायबिलिटी भी डिक्रीज। तो इस तरह से 2 मेन एलिमेंट्स जो है हमारे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट होंगे, और सेम अमाउंट से डिक्रीज होने की वजह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी। तो आई होप आपको ये दोनों ट्रांजेक्शन्स, टैक्स कलेक्टेड करने पर और उसको रीपे करने पर, यानी कि गवर्नमेंट को पे करने पर जो है वो कैसे 2 ट्रांजेक्शन्स, 2 एलिमेंट्स इफेक्ट होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन देखते हैं हम, सेंट गुड्स टू कस्टमर्स अगेंस्ट एडवांस रिसीप्ट। तो पहले हमने देखा था हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 27 और 30th नंबर ट्रांजेक्शन में
कि जो हमारी गुड्स हैं वो हमने उसके बदले एडवांस हमने रिसीव कर लिया था। लाइक हमने गुड्स को देना था, सप्लाई करनी थी, लेकिन कस्टमर उसके बदले पैसे हमें एडवांस में दे गया था। तो हमें तब एडवांस में पैसे रिसीव हुए थे, तब हमने ट्रांजेक्शन देखी थी कैसे होगी। लेकिन अब उसके बदले हमने गुड्स सेंड कर दी हैं कस्टमर्स को, तो अब क्या होगा? तो देखिए, जब हमने गुड्स सेंड की कस्टमर्स को, तो गुड्स यानी कि हमारा स्टॉक अकाउंट माइनस होगा, तो एसेट डिक्रीज हो जाएगी। और वहीं पर जब हमने उसको, हमारे सर पे एक लायबिलिटी थी क्योंकि हमने एडवांस पहले ले लिया था, गुड्स हमें उसको सेंड करनी थी, तो गुड्स सेंड करना हमारी लायबिलिटी थी। अब क्योंकि हमने गुड्स सेंड कर दी हैं, तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी, एडवांस इनकम का जो हमारी लायबिलिटी अकाउंट बना हुआ था वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पर हमारे बिजनेस में से हमारे गुड्स जो है वो चले गए हैं, स्टॉक माइनस हो गया, वहीं पर हमारी लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये एडवांस इनकम एडवांस नहीं रही, हमारी अर्नड इनकम बन चुकी है। क्लियर? तो इस तरह से हमारी एसेट और लायबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो जाएंगी, और हमारे मेन दो एलिमेंट्स एसेट और लायबिलिटीज इफेक्ट होंगे, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन जहाँ पर हमने सेंट गुड्स टू कस्टमर्स अगेंस्ट एडवांस रिसीव्ड देखा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने 30 नंबर ट्रांजैक्शन से लेकर 37 नंबर ट्रांजैक्शन तक डिटेल में सभी ट्रांजैक्शंस को समझा। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कैसे एसेट इफेक्ट होता है, कैसे लायबिलिटीज इफेक्ट होते हैं। ये वो ट्रांजैक्शंस थी जो हम कर रहे थे, ट्रांजैक्शंस इफेक्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि दो मेन एलिमेंट्स को इफेक्ट करती हैं। और इसके अंदर हमने कम से कम टोटल जो है 14 से 15 ट्रांजैक्शन हमने टोटल देखी होंगी। और इसके रिगार्डिंग अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपनी आने वाली जो वीडियो है उसमें हम करेंगे ट्रांजैक्शंस इफेक्टिंग एसेट्स एंड कैपिटल। तो वो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो एसेट और कैपिटल इन दो मेन एलिमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इडियम और फ्रेजेस की हमने एक सीरीज़ जो है हमारे फेसबुक और टेलीग्राम पे शुरू की हुई है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए। अकाउंट्स के रिलेटेड आने वाली सभी वीडियोज़ को पाने के लिए आपको हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।